हेयर फॉल को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, यानी कि ये बढ़ता ही बढ़ता है। इसको हम बस थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं विद ओरल फिनेस्टेराइड एंड टॉपिकल मिनॉक्सिडिल। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में सबसे पहले आपका विटामिन B12 की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है, बायोटिन की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है। ये काफी लोगों का सवाल रहा है कि इसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना होता है जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहें? नॉर्मली हम अराउंड 60 to 70 रुपीज पर ग्राफ्ट लेते हैं। तो ग्राफ्ट एक टाइप का वर्ड है जो आम जनता को समझ नहीं आता है। हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनन मेहता, हु इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। काफी लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं या क्वेश्चंस होता है, आई वुड से, हेयर हेयर फॉल को लेकर, और स्किन को लेकर, और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, जिसके बारे में काफी कंटेंट आजकल हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले सर, वील गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम बालों से शुरुआत करेंगे। और आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा सर कि जब हम बालों के बारे में बात करते हैं तो हेयर फॉल जो है एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो एज यूजुअल, एज ऑल पीपल आस्क यू, आई विल आल्सो आस्क यू, सो दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम, कि हेयर फॉल को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सी एक्चुअली हेयर फॉल जो होता है ये एक बहुत कॉमन समस्या, कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर हेयर फॉल। वन ऑफ द रीजन इज, इसको हम काफी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। काफी कुछ कंडीशन होती हैं जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है। ये बहुत कॉमन होता है मेन में। तो इसमें जीन्स होते हैं कुछ जो बाय डिफॉल्ट पर्सन इनहेरिट करता है, और इसकी वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है यंग एज में, और हम्म। हेयर लाइन रिसीड भी होने लग जाता है। ये डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, यानी कि ये बढ़ता ही बढ़ता है। इसको हम बस थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं विद ओरल फिनेस्टेराइड एंड टॉपिकल मिनॉक्सिडिल। इसके अलावा और भी कारण होते हैं हेयर फॉल के, जैसे फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के बाद एक कंडीशन होता है जिसे हम टीलोजन एफ्लोवियम कहते हैं। हम्म। उसमें भी काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है फॉर द फीमेल। काफी सारे हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो जाता है। हम्म। इसके अलावा आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो हेयर फॉल होता है। डायबिटीज की प्रॉब्लम में भी हेयर फॉल होता है लोगों को। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको किसी प्रकार का कैंसर है, किसी प्रकार का कीमोथेरेपेटिक मेडिकेशन चल रही है, तो उनमें भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक कॉमन कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में सबसे पहले आपका विटामिन B12 की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है, बायोटिन की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है, विटामिन ई की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है, आयरन की कमी की वजह से हेयर फॉल होता है, और विटामिन D की वजह से भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा और भी कंडीशंस होती है जिसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, यानी कि कुछ टाइप के पैचेस हो जाते हैं। वो एक ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में बैठती है। तो बहुत सारे प्रकार के हेयर लॉस होते हम्म। हैं, बट इसमें से सबसे कॉमन जो होता है वो हम मेन में देखते हैं, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस। उसको अभी कई डॉक्टर एक टाइप की बीमारी भी कंसिडर नहीं करते, बिकॉज वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। उसमें बाय बर्थ अगर किसी के फैमिली में कोई गंजापन है, यानी कि फादर को गंजापन है, या ग्रैंडफादर को गंजापन है, या चाचा को गंजापन है, तो वो कुछ जीन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो आने वाले ऑफस्प्रिंग में भी गंजापन दिखाई देगा। सर, अगर हम वुमेन की बात करें तो उनके भी केस में बॉल्डनेस देखने को मिलता है? बिल्कुल, बॉल्डनेस वैसे ज्यादातर मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो होता है ये ज्यादा मेन में देखा जाता है। बट कभी कभार फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी होता है, जिसमें हार्मोनल कारण की वजह से सेम चीजें उसमें भी दिखाई देती हैं, हम्म। फीमेल्स में भी दिखाई देती हैं। हम्म। सर, मैं जानना चाहूँगा इसके सोल्यूशन के बारे में, कि क्योंकि ये जेनेटिक होता हाँ है, जी, हाँ जी। तो काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ को लेके। इनफैक्ट इसको लेकर तो बिल्कुल फिल्में भी बनी हैं, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल क्या बिल्कुल। होता है सर इसका सोल्यूशन? एंड हमने ये भी देखा है कि एक इंसान कई नुस्खे अप्लाई करते हैं, एंड फाइनली ही वो अपने लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं कि ही यूजेस अ विग। बट अगर कोई बिल्कुल, सोल्यूशन, बेटर सोल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है सर इसके लिए? एक्चुअली क्या होता है कि काफी यंग एज में बीमारी स्टार्ट हो जाती है जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। और
काफी सारे मेन को एक काइंड ऑफ सोसाइटल प्रेशर भी आ जाता है। बट वो काफी सारे लोग डॉक्टर को नहीं भी दिखाते, वो डॉक्टर को तब दिखाते हैं जब ये और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि प्रॉपरली आपका हेयरलाइन रिसीड होने लग जाता है। तो इसके काफी सारे ग्रेड्स होते हैं। सबसे पहले जो लक्षण होते हैं, अगर आपका किसी का ब्रॉड फोरहेड है, आपका फोरहेड अगर ज्यादा ब्रॉड है और वो उम्र के साथ और ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, साइडों से आपका सेकंड पार्ट जो होता है, साइडों से आपका गंजापन स्टार्ट होने लग जाता है। थर्ड स्टेज जो होता है वो मिनिचराइजेशन कहते हैं, यानी कि हेयर थिनिंग होने लग जाती है, हेयर बाल आपके पतले होना शुरू हो जाते हैं। और फोर्थ फिफ्थ स्टेज में पीछे से भी बाल चले जाते हैं और ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है। तो हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये भी देखे कि 24 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, इनको फुल बॉल्डनेस हो चुकी है, जो 50 साल के एज में होता है जाके। तो ये इतना फास्ट होता है इसमें प्रोग्रेशन, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। और अ, इसको सबसे पहले डायग्नोस करना जरूरी होता है, पेशेंट के साथ काउंसलिंग करना जरूरी होता है, आपको पता होनी चाहिए कि डिजीज क्या होती है। तो इस डिजीज में हमें ये बताना जरूरी होता है कि इसमें आपकी खुद की कोई गलती नहीं है, ना डाइट इसमें कोई ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, वो बाय डिफॉल्ट एक और हार्मोन में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसे हम डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन यानी कि डीएचटी जो होता है, वो आपके रूट से हेयर रूट्स को मार देता है। तो जो बाल होते हैं वो बेसिकली, जो हम किसी के भी बाल जो देखते हैं, वो बाल खाली ऊपर से नहीं आ रहे हैं। बाल कम से कम 2 से लेके 6 मिलीमीटर जो नीचे होती है, स्कैल्प स्किन के नीचे, जहाँ पे आपके रूट्स होते हैं, वहां से आ रहे होते हैं। तो हम्म। एक रूट के अंदर कम से कम 2 से लेके 3 हेयर फॉलिकल, यानी कि 2 से लेके 3 बाल होते हैं। ऑन ऑन एवरेज हम पकड़ते हैं कि एक रूट के अंदर 2.5 हेयर फॉलिकल्स होते हैं, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर ये अर्ली स्टेज में है, हम मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे ओरल फिनेस्टराइड स्टार्ट करेंगे। ये एक डीएचटी ब्लॉकर होता है। तो ये हम्म। हार्मोन को ब्लॉक कर देता है, डीएचटी को। और फिर हम टॉपिकल मिनॉक्सिडिल भी स्टार्ट करते हैं, बट हमारा मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट नहीं रहता टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के साथ में, क्योंकि मिनॉक्सिडिल के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, यानी कि हाइपर ट्राइकोसिस होता है। यानी कि मिनॉक्सिडिल अगर माथे में भी गिर जाता है, चेहरे में गिर जाता है, तो वहां पे भी बाल आ जाएंगे। हम्म। और दूसरी चीज मिनॉक्सिडिल के साथ डिपेंडेंसी होने लग जाती है, यानी कि आपके बाल डिपेंडेंट हो जाते हैं मिनॉक्सिडिल। तो बाल उग तो रहे हैं, बट जैसे आप मिनॉक्सिडिल बंद करेंगे, तो फिर से आपको हेयर फॉल हो जाता है, जैसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं मिनॉक्सिडिल का, रिबाउंड हेयर फॉल का। तो इसमें हेयर ट्रांसप्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। इसके लिए हमें क्राइटेरिया भी होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, कि अगर 25 साल होती है या 25 से ऊपर होती है, तो ज्यादा बेहतर समझा जाता है। और हेयर ट्रांसप्लांट भी कई तरीके से किया जाता है। इसमें से जो बेस्ट तरीका होता है वो एफयूई के माध्यम से किया जाता है। तो पीछे से हम एक एरिया चूज करते हैं, वो एरिया बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, जिससे अगर उसी एरिया से हम डोनर एरिया से हम निकालते हैं ग्राफ्ट्स, तो वो एरिया परमानेंट आपके बाल देगा। एक तरीका होता है हेयर ट्रांसप्लांट करने का, जिसमें काफी स्टेप्स होते हैं। सबसे नंबर वन पहले का स्टेप होता है, जिसे हम हेयरलाइन डिजाइनिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपका हेयरलाइन डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं जस्ट बिफोर द सर्जरी स्टार्टिंग। स्केच पेन से हम मार्क करते हैं पॉइंट्स लेके, और एक नेचुरल लुक देते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इम्प्लांट करेंगे जो ग्राफ्ट है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, हम एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार का डाइल्यूटेड एनेस्थीसिया होता है, जिसे हम ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया बोलते हैं। यानी कि क्योंकि हम बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया नहीं इस्तेमाल कर सकते इसमें, लोकल एनेस्थीसिया का भी एक लिमिट होता है। अगर हम ज्यादा ओवरडोज कर देते हैं या ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो एक चीज होती है जिसे हम न्यूरोटॉक्सिसिटी कहते हैं, यानी कि हम पीछे से इंजेक्शन दे रहे हैं, पर वो बहुत ज्यादा ब्रेन के अंदर चला गया, तो वो हमें वो टाइप का एनेस्थीसिया को हम डाइल्यूट करते हैं। और काफी उसको नॉर्मल सलाइन के साथ भी डाइल्यूट किया जाता है। एक दो एम्प्यूल एड्रीनलिन के भी हम लेते हैं, और फिर उसको डाइल्यूट किया जाता है। और फिर एक सोल्यूशन प्रिपेयर किए करके उस एरिया में इंजेक्ट करते हैं, जहाँ से हम ग्राफ्ट निकालते हैं। उसके बाद जो ग्राफ्ट होते हैं, ग्राफ्ट को हम मशीन के द्वारा निकालते हैं। इसमें प्राइमरीली दो प्रोसीजर किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट में। एक होता है एफयूई, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, और दूसरा होता है एफयूटी, फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। तो एफयूटी जो होता है, उसमें थोड़ी स्कारिंग रहने की पोटेंशियल होती है। एफयूई जो होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे से मिलीमीटर के साइज के होल्स बनाते हैं, और उस होल्स के द्वारा हम हेयर रूट्स को निकाल लेते हैं। वो हेयर रूट्स जब निकल जाते हैं, उसके बाद फिर हम उसके बाद थर्ड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लिट क्रिएशन। यानी कि आगे हमने कहाँ पे हेयरलाइन बनाया,
वहां पे होल्स बनाते हैं नीडल से, और फिर हम चौथा प्रोसेस कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इन चार प्रोसेस के बाद हेयर ट्रांसप्लांट प्लांटेशन करेक्ट हो जाता है। और अगर मान लीजिए बहुत अच्छी तरह से किया है, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट जिंदगी भर रहने वाला है। हम्म। सर, ये काफी लोगों का सवाल रहा है कि इसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना होता है जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहें। ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो होता है वो डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ्ट्स पड़ता है। तो नॉर्मली हम अराउंड 60 to 70 रुपीज पर ग्राफ्ट लेते हैं। तो ग्राफ्ट एक टाइप का वर्ड है जो आम जनता को समझ नहीं आता है। इसका एक्चुअली मैं जो भाषा बोलूंगा वो रूट्स कहूंगा। तो हमारी जितने भी बाल होते हैं वो रूट्स के अंदर होते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने 1000 ग्राफ्ट पीछे से किसी के निकाले, तो ऑन एवरेज हम हर हर रूट को 2.5 हेयर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो एक रूट के अंदर 2.5 हेयर होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने 1000 ग्राफ्ट किसी के निकाले पीछे से, यानी कि हमने 1000 रूट्स निकाले, तो आगे उनको अराउंड 2500 बाल लग जाएंगे। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसके जिसके हिसाब से हम एस्टिमेट बना के वो करते हैं। पर कभी कभी जैसे हमें हमारा लार्ज ट्रांसप्लांट भी होता है, यानी कि वो लोग जिनकी ज्यादा बाल चले गए हैं, तो उनमें 3500 से लेके 4500 ग्राफ्ट भी लग जाते हैं। तो मान लीजिए हमने किसी का अगर 4000 ग्राफ्ट किए हैं, तो उनको लगभग 12,000 तक बाल आएंगे उस एरिया में जहाँ पे वो बाल चाहते हैं। तो काफी अच्छा, 12,000 बाल काफी अच्छी क्वांटिटी होती है। और कभी कभी हम 4500 ग्राफ्ट तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग की डोनर एरिया कितना है। तो डोनर एरिया तो हम पीछे से लेते हैं, तो वो हमारी नंबर वन क्वालिटी रहती है, क्योंकि वो क्वालिटी काफी अच्छी होती है पीछे से। और एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां से हम एग्जैक्टली वहीं से लेते हैं, तो वो बाल परमानेंटली रहने वाले हैं। और किसी एरिया से अगर हम लेते हैं, तो उसकी लाइफ जो होती है ग्राफ्ट की, वो परमानेंट नहीं होती है। सर, एज ए ट्रिवियल क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक इंसान के सर पे कितने बाल होते हैं। एक इंसान के सर में अराउंड 4 to 5 लाख हेयर होते हैं। वाओ। ओके। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। कुछ मेरे कोलीग से सवाल थे और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कई लोगों का ऐसा होता है कि नहाने की वजह से लोग बोलते हैं कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, और कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो नहाते नहीं हैं बट अपने जो बाल है मतलब वो इंश्योर करते हैं कि अपने हेयर को वो वॉश ना करे, और तभी भी हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं, कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस दिखाई देते हैं। तो क्या ठीक है, क्या सही है सर व्हेन इट कम्स टू वॉशिंग योर हेयर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पानी किस क्वालिटी का होता है वो भी काफी मैटर करता है बालों के लिए। तो हम्म। अगर आप जैसे गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, तो गर्म पानी ज्यादा हेयर फॉल करता है। इसके अलावा खारा पानी, जो रफ पानी होता है, वो भी हेयर फॉल करता है। हम्म। पॉल्यूटेड पानी अगर होता है, मतलब पानी में अगर मान लीजिए कोई डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, क्लोरीन होता है, तो वो भी आपका हेयर फॉल कर सकता है। क्योंकि ये जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो काफी सारा खराब कर देता है आपके हेयर रूट्स को, और आपके बालों को जड़ से हटा देता है। हम्म। इसके अलावा जैसे पानी अगर ठंडा है, तो ठंडे पानी से नहाना थोड़ा बेहतर बेहतर होता है, थोड़ा सा वो बालों के लिए अच्छा रहता है। और नहाना, देखिए एज सच नहाना तो डेली बेसिस में करना ही होता है। बट शैम्पू कितनी बार करना होता है? शैम्पू कम से कम हफ्ते में 2 बार या 3 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव शैम्पू आपका हेयर फॉल कॉज कर सकता हम्म। है। ओके। और एक्सेसिव ऑयलिंग भी आपका शैम्पू करता है, हेयर फॉल कर सकता है एक्सेसिव ऑयलिंग भी। तो दोनों चीजें एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, ना ज्यादा शैम्पू करना चाहिए, ना ज्यादा हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। जो सर एक्सेस वर्कआउट करते हैं डेली बेसिस पे एथलीट्स, उनके लिए सर इज डेली शैम्पू ओके। नहीं, डेली शैम्पू हम नहीं एडवाइस करते। एंड एथलीट्स एंड जो पीपल बहुत ज्यादा जिम करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जिमिंग भी एडवाइजेबल सही नहीं होता बालों के लिए। स्विमर्स को एडवाइस होता है कि वो अपना हेयर कैप पहने। और जो लोग ज्यादा जिमिंग करते हैं या फिर ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके साथ में भी हेयर फॉल देखा जाता है। तो जो जो लोग ज्यादा स्ट्रेस वाला काम करते हैं, तो उनमें सीरम कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से भी हेयर फॉल देखा जाता है। तो जिमिंग भी आइडियली बहुत ज्यादा सही नहीं रहता। इनफैक्ट जो लोग जिन लोगों को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, उनके केस में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, मेल हार्मोन, वो बाय डिफॉल्ट
डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है। अब डीएचटी आपके हेयर रूट्स को परमानेंटली मार देता है। क्या? तो अगर वो ज्यादा जिमिंग करेंगे या फिर ज्यादा मतलब हाई प्रोटीन डाइट भी लेते हैं, तो उससे क्या होगा, इनका और ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होने से वो और जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने लग जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में। और डीएच तभी गंजापन फास्ट दिखी जाती है, बॉल्डनेस फास्ट दिखी जाती है, जो लोग बहुत ज्यादा ज्यादा जिम करते हैं ओके। और जिनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। ओके। सर, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ शैम्पू जो यूज ना करें क्योंकि उसके कारण हेयर फॉल हो सकता है? बिल्कुल। देखिए काफी सारी शैम्पूज हैं जो आई भी थी पहले, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनीज का, बट काफी सारी शैम्पूज होती हैं जिनके अंदर पैराबीन्स होता है, जिनके अंदर सिलिकॉन होता है, जिनके अंदर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल होता है, और जिनके अंदर डाई इथॉल अमीन होता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे बालों के लिए बहुत खराब रहते हैं, और ये हेयर फॉल करते हैं। ये प्रूवन होता है कि ये करते हैं हेयर फॉल। ओके। हम इस तरह के शैम्पू ज्यादा देखते हैं जो हेयर हेयर ग्रोथ के लिए, हम इस तरह के शैम्पू ज्यादा देखते हैं जिसके अंदर विटामिन होते हैं, बायोटिन होता है, रेडेंसल होता है, और और भी चीजें होती हैं, जैसे कैफीन होता है, पी एक्सट्रैक्ट होता है। तो वो सारे जो शैम्पूज होते हैं जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, वो ज्यादा हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता हम्म। सर, वो एक ऐसे रूमर आया था कि बियर का बना हुआ जो शैम्पू होता है वो आपके बालों के लिए अच्छा होता है। इज दिस ट्रू सर, और इज दिस जस्ट अ मिथ? है। दिस इज जस्ट अ मिथ। ओके। इसका सर कारण थोड़ा बता सकते हैं आप कि क्यों ऐसे लोग क्लेम करते हैं और क्या है इसके पीछे का स्टोरी? हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि बियर के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो आपके बालों के लिए अच्छा होता है। इसमें कोई ऐसे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं नहीं देखी गई है। ओके सर। सर, एक और सब्जेक्ट में मैं आना चाहूँगा, वो है प्री मेच्योर ग्रेइंग। मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंटर्न्स हैं हु हैवंट इवन टच 20 इयर्स, और उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं बिल्कुल सर, आई एम बिल्कुल। 29 और मेरे भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। जबकि अगर मैं अपने प्रीवियस जनरेशन को देखूं, जैसे कि मेरे माँ बाप थे, तो उनका जैसे 50 हिट किया, 55 हिट किया, तब उनके हेयर ग्रे होने लगे। तो सर, इसके पीछे का कारण क्या होता है, एंड इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल होने लगी है, जिसे हम कहते हैं प्री मेच्योर केनाइटिस। इसका मतलब होता है यंग एज में आपके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। और इसके कई सारे कारण होते हैं। नंबर वन कारण होता है जेनेटिक्स। नंबर टू कारण होता है पॉल्यूशन। नंबर थ्री कारण होता है स्ट्रेस। नंबर फोर कारण होता है आपकी लाइफस्टाइल। और अगर कुछ आपको हैबिट्स होते हैं, तो प्री मेच्योर केनाइटिस में आपकी जो एजिंग होती है, वो बहुत फास्टर होने लग जाती है, हेयर की एजिंग। हम्म। तो आपकी हेयर वाइट होना लग जाता है। तो डीएनए लेवल में कुछ चेंजेस होते हैं जो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि पोल्यूशन फास्ट कर देता है। लाइफस्टाइल, अगर मान लीजिए स्मोकिंग, अल्कोहल किसी की हैबिट्स हैं, तो वो भी एजिंग फास्ट कर देता है। इसके अलावा आपका जो लेवल अंदर से जो स्ट्रेस चल रहा है, तो कुछ लोग 30 के होते हैं बट वो लगेंगे 50 के, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स जो वाइट हो गए हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी अब तक साइंटिफिकली आया नहीं है। कुछ मेडिसिन होते हैं जो हम देते हैं विच मे हैव अ रोल, जैसे टॉपिकल मेलिटेन होता है। वो इट इज सपोज टू वर्क, बट अभी इतना ज्यादा एविडेंस नहीं आया है इसमें। बट इसके अलावा हमने देखा है हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है, काफी सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने कुछ स्पेशल टाइप की दवाइयाँ स्टार्ट करी हैं, जिसके अंदर लाइकोपीन हो जाता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और तो ये मेडिसिन हमने कुछ देखे हैं, और फ्लेवोनॉइड्स हो जाता है। तो ये मेडिसिन, इनका कोई रोल हमने देखा है, कुछ पेशेंट्स का हमने रिवर्स भी किया है। इनफैक्ट मेरे एक पेशेंट थे 35 ईयर्स ओल्ड, उनके बाल अराउंड 70% हमने रिवर्स कर दिए विद सम मेडिकेशन। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल इसमें देखा गया है जो अच्छा काम करती हैं। बट अगेन वो कुछ कुछ चीजें जेनेटिक भी होती हैं, अगर मान लीजिए जेनेटिक उनको है तो वो शायद मेडिसिन भी इफेक्ट ज्यादा ना करें। एनी डाइट सर जो आप रेकमेंड कर सकते हैं कि क्या इंसान ले सकता है, सो दैट वो हेल्दी रहे और उनका हेयर हेल्दी रहे? बिल्कुल। तो ग्रेप फ्रूट हमने थोड़ा देखा है, इसमें थोड़ा रिसर्च भी हुआ है। ग्रेप फ्रूट थोड़ा हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स काफी हाई हैं। चिया सीड्स अच्छे रहते हैं, और पंपकिन सीड्स भी होते हैं,
जिनका कुछ अभी रोल देखा गया है रिसेंटली टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर केनाइटिस। और इसके अलावा जैसे कुछ जूसेस हैं, जैसे आंवला का जूस है, ऑरेंज जूसेस हैं, प्योर ऑरेंज जूस, वो थोड़ा देखा जाता है एंटीऑक्सीडेंट रोल लाने में बॉडी में। और विटामिन ए का, जैसे कैरेट्स भी अच्छे होते हैं, विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है, वो भी कैरेट जूस भी देखा गया है थोड़ा रिवर्स करता है। सर एक टॉक हमेशा रहती है बॉयज के बीच में, स्पेशली एडोलसेंट यंगस्टर्स के बीच में, कि masturbation leads to the loss of hair or the whitening of hair. Sir, is this a fact or a myth? मिथ, इट्स अ मिथ। ओके सर। सर, आगे मैं बढ़ना चाहूँगा सर, और मैं स्किन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो मेरी एक कुलीग है सर, वो बोलती है कि उसका स्किन बहुत ख़राब रहता है मॉइस्चराइज़र और विदाउट अ मॉइस्चराइज़र। फेस वॉश, वो फेस वॉश जो है उनको सूट नहीं करता है। एंड वेदर चेंज के केस में उनकी बॉडी में काफ़ी रैशेज हो जाते हैं एंड पीलिंग भी कभी कभी होती है। तो सर, ऐसे टाइप ऑफ स्किन का क्या सोल्यूशन रहता है? ये इनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ड्राइनेस के लिए सबसे पहले हम इनको एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम्म। मॉइस्चराइजिंग क्रीम एक उस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर जोजोबा ऑयल हो, विटामिन ई हो, एलोए वेरा हो, और साथ में हियालुरोनिक एसिड भी हो। आजकल हम इस तरह की हियालुरोनिक एसिड बेस्ड क्रीम्स भी देते हैं लोगों को, तो वो काफी सूट भी करता है और ज्यादा नॉन ऑयली भी होता है। हम्म। इसके अलावा सेकंड चीज में धूप का जो एक्सपोजर होता है वो भी स्किन ड्राइनेस कॉज करता है। और जिन लोगों का ज्यादा धूप में काम होता है, सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, इनको सनस्क्रीन हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। इनफैक्ट एक एज के बाद हर किसी को, 35 की एज के बाद या 40 की एज के बाद हर किसी को सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज एजिंग के साथ आपकी स्किन बहुत ज्यादा पतली होना शुरू हो जाती है। हम्म। तो सनस्क्रीन भी एक टाइप का कोटिंग कर देता है जो आपको यूवी रेस से बचाता है, पोल्यूशन से बचाता है। और मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी अच्छा इफेक्ट देता है। इसके अलावा इनको हफ्ते में एक बार विटामिन सी सीरम भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अंदर एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है। और ग्लूटाथायोन भी, ओरल ग्लूटाथायोन भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट लाता है बॉडी के अंदर। सर, ये सारी चीजें इनको करनी चाहिए। सर, लोग कहते हैं कि अगर आप बाहर रहेंगे तो आपको सनलाइट लेनी चाहिए, जिससे आपको विटामिन डी मिलता है। कोई सर्टेन टाइमिंग सर, जो आप जब आपको बाहर रहने चाहिए एक्सपोज इन द सन? बिल्कुल, देखिए अगर आप बॉडी के लिए ले रहे हैं, विटामिन डी के और भी सोर्सेज होते हैं। विटामिन डी आपको मिल्क से मिलता है, विटामिन डी आपके सप्लीमेंटेशन भी होते हैं। बट आई थिंक अराउंड 9 से लेके 10 के बीच में जो सन होता है वो बहुत ज्यादा नॉन हार्मफुल होता है। उसके यूवी रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते बिटवीन 9 से लेके 10 के बीच में। और विंटर्स में आप 10 से लेके 11 के बीच में भी सन का एक्सपोजर ले सकते हैं, ये टाइम बिल्कुल ठीक रहता है। बट बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर भी ठीक नहीं है, क्योंकि ओवर एक्सपोजर पिगमेंटेशन का कारण बनता है। सन रेज भी थोड़े से ज्यादा सही नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज अगर अगर आप करते हो तो। इसी में ही मैं आना चाहूंगा सर, मेरा नेक्स्ट सवाल कि स्किन पिगमेंटेशन जो है वो क्यों होता है? जैसे आपने उसका थोड़ा कारण बताया, बट इसके अगर और भी कारण है देन आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। एंड इसका इलाज सर कैसे किया जा सकता है? ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन एक कॉमन समस्या बन चुकी है। एक एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम कॉमनली देखते हैं मिलाज्मा, यानी कि झाइयों की प्रॉब्लम होती है। और वो पिगमेंटेशन फीमेल्स में बहुत कॉमन देखा जाता है। वो इसमें दो टाइप के कैटेगरी की फीमेल्स आती हैं। सबसे पहले जो पोस्ट प्रेगनेंसी वाले फीमेल्स होते हैं, जिनका डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी के 6 महीने बाद से लेके 1 साल के बाद या 2 साल के बाद में भी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी कैटेगरी की फीमेल्स होती हैं जो अराउंड पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप के होते हैं, 45। नॉर्मली इन दोनों में देखा जाता है, ये एज कैटेगरी के ज्यादा होती हैं जिनको मिलाज्मा यानी कि झाइयों की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसका कारण होता है हार्मोनल कारण। नंबर वन देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद में आपकी बॉडी जो वेट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस आ जाती है बॉडी की वजह से, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। टायरोसिनेज करके एक एंजाइम होता है, वो ओवर एक्टिव होने लग जाता है। और टायरोसिन का सिंथेसिस ज्यादा देखा जाता है। जो टायरोसिन सिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेलेनिन सिंथेसिस में। तो इसके जो साइकिल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा टायरोसिन बनना शुरू हो जाता है और ज्यादा मेलेनिन का सिंथेसिस होने लग जाता है।
और जिसकी वजह से ज्यादा मेलानोसाइट्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है, जैसे जैसे लोगों की उम्र ज्यादा बढ़ती है, तो उनका जो स्किन होता है, फेशियल स्किन जो होता है, वो बॉडी से वैसे भी कई गुना ज्यादा पतला होता है। तो ओवर अ पीरियड जैसे एजिंग होती है, आपका आपका जो फेशियल स्किन है वो और ज्यादा पतला होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो जब फेशियल फेशियल स्किन पतला होता है तो सन डैमेज आपका ज्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आप किसी 40 साल के आदमी को देखते हैं और किसी 20 साल के पर्सन को देखते हो, सेम पर्सन को अगर आप कंपेयर करें, तो उनकी स्किन में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो पर्सन जिनकी एजिंग ज्यादा होती है, उनका फेशियल स्किन और ज्यादा पतला हो जाता है, तो सन डैमेज ज्यादा होता है। वो डबल डबल स्पीड से पिगमेंटेशन होगा उनको। डबल स्पीड से उनकी एजिंग वाले जो चीजें होती हैं, राइटाइड्स कहते हैं हम इसको, रिंकल्स आना, वो भी सन की वजह से देखा जाता है, सन एक्सपोजर की वजह से होता है। तो इसके कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले हम सनस्क्रीन एडवाइस करते हैं पेशेंट को। टॉपिकल डी पिगमेंटिंग क्रीम्स होते हैं, विटामिन सी सीरम्स होते हैं, एजिलिक एसिड का सीरम्स भी होता है। इसके अलावा ओरल ग्लूटाथायोन, ओरल ट्रांexamic एसिड भी हम देते हैं। बट सबसे बेस्ट जो हमने देखा है अब तक, अब हमारी प्रैक्टिस में, ये पीको लेजर करके एक एडवांस लेजर आया है। तो इसके लेजर्स, इसके रिजल्ट्स जो होते हैं बहुत सुपीरियर होते हैं। और ये पिगमेंटेशन एकदम कम कर देता है। इनफैक्ट मैंने तो अपने काफी कुछ पेशेंट्स का स्किन टोन भी चेंज किया हुआ है। तो जिनका काफी पिगमेंटेड स्किन था, उनका अब काफी शेड्स लाइटर हो चुका है। एंड इसकी कोई लिमिट नहीं होती है इस लेजर की, तो जितनी ज्यादा और सेटिंग्स कराते हैं तो और ज्यादा लाइटर होने लग जाता है इनका स्किन टोन। हम्म। अ, साइंस अभी उस लेवल पे पहुंच चुका है, टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई है कि वी कैन एक्चुअली चेंज द स्किन कलर ऑफ पेशेंट्स। वाओ। So I have changed many of my patients' skin color tone also, skin color also. तो बिकॉज हर पर्सन की अलग इच्छा होती है। सम पीपल वांट टू गेट मोर लाइटर फेरर, तो व्हाई नॉट, वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास में। और हम्म। इसके अलावा एक फिनिशिंग टच का रोल केमिकल पील्स भी देता है। तो हम्म। केमिकल पील भी, मतलब जो हमने रिजल्ट्स हमने पाए हैं, तो वो केमिकल पील और इनहेंस करता है हम्म। पिगमेंटेशन को। सर, एक बहुत ही कॉमन डिजीज जिसके बारे में हमने सुना है थ्रू सेलिब्रिटीज, वो है विटिलिगो। अगर हम माइकल जैक्सन के बारे में बात करें, एक्टर विजय वर्मा के बारे में बात करें, तो इन्होंने अपने इस इशू के बारे में, मतलब माइकल जैक्सन ने तो बताया नहीं था, लेकिन हमें पता चला थ्रू ऑफ कोर्स सोर्सेस। बट विजय वर्मा ने ओपनली रिवील किया था कि उनको ये इशू होता है और वो अपने स्किन पैचेस को कवर करते हैं। तो सर, विटिलिगो एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे ये आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है? बिल्कुल, देखिए विटिलिगो को समझाने से पहले मैं कुछ और चीज आपको समझाऊंगा, जिससे जिसके माध्यम से आपको समझ आएगा ये ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज कैसे काम करती है। तो देखिए, हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम्स होते हैं, जो हर सिस्टम अलग अलग चीजें कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारी ब्रीदिंग, हमारे हार्ट रेट, इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। वो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे होते, हमारी ब्रीदिंग हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। उसी हिसाब से हमारी जो बॉडी की हीलिंग होती है, बॉडी की हीलिंग में कुछ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जिनका रोल देखा जाता है, जैसे हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। हम्म। तो ये भी हमारी कंट्रोल में नहीं होता। तभी आप देखिए, किसी को अगर चोट लगती है तो कुछ ही दिनों बाद वो स्कैब बन जाता है हाथ के पीछे, और वो अपने आप हील हो जाता है। तो इसमें ये टी लिम्फोसाइट्स का रोल देखा जाता है, जो थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। इसी हिसाब से जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जिस प्रकार से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि कोई भी अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाता है, कोई भी वायरस आ जाता है आपके आपकी सिस्टम में, इसमें जो आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और वो टी लिम्फोसाइट्स आपके जो पिगमेंट सेल्स होते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको कोई कंफ्यूजन हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि बाहर से किसी वायरस ने अटैक किया है या बाहर से किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है, और ये टी टी लिम्फोसाइट्स आपके कंफ्यूज होकर मेलानोसाइट्स को ये अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वाइट पैचेस स्टार्ट होने लग जाते हैं। अब इसमें होता कुछ नहीं है, आपके ऑर्गन सारे बचे रहते हैं। बट आपके देखने में ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि स्किन टोन नॉर्मल नहीं है। तो एक एरिया में ज्यादा पिगमेंट डी पिगमेंटेड पैच बना हुआ है, एक टोन में आपका ब्राउनिश पिगमेंटेशन है। तो वो देखने में बहुत अजीब लगता है, कॉस्मेटिक एम्बैरेसमेंट होती है, सोशल स्टिग्मा होता है इसके साथ में।
और इसका ट्रीटमेंट अच्छे से अवेलेबल होता है हमारे पास। काफी सारी टाइप के हमारे पास लेजर्स भी हैं विटिलिगो को ठीक करने के लिए। साथ में काफी मेडिकेशंस होती हैं जिसका जिसका हम इस्तेमाल करते हैं विटिलिगो में। तो ये ट्रीटेबल होता है, बट ये बीमारी इस प्रकार की होती है, दोबारा भी आ जाती है। सर एक्ने एक बहुत ही कॉमन इशू होता है जो टीनेजर्स फेस करते हैं और लोग भी अपने फेस करते हैं अपने लाइफ में। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि एक्ने फेस में परमानेंट स्कार्स लीव करता है सर, तो कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं? एक्ने के जो स्कार्स होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक रह जाते हैं लोगों के साथ में। और स्कार एक बेसिकली गड्ढा होता है, चाहे वो बड़ा टाइप का स्कार हो जो नोडुलोसिस्टिक टाइप का एक्ने छोड़ के चला गया हो, या वो एक बहुत छोटा सा स्कार भी क्यों ना हो, चाहे ओपन पोर भी हो। ओपन पोर को भी हम एक स्कार ही समझते हैं। तो एक्ने स्कार्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो MNRF ट्रीटमेंट के साथ बहुत अच्छा देखा जाता है, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। और ये PRP ट्रीटमेंट के साथ में भी बहुत अच्छा देखा जाता है। तो MNRF ट्रीटमेंट क्या करता है, एक मशीन होती है जिसके अंदर बहुत सारी नीडल्स होते हैं, और वो नीडल्स, वो मशीन को हम अंदर फेस पे स्किन में लगाते हैं और एक इंजरी कॉज कर देते हैं स्किन के नीचे। तो ये वूंड हीलिंग के माध्यम से काम करता है। और इसमें ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं, क्योंकि एक वूंड हो जाता है आपके स्किन के अंदर, और वो ज्यादा ज्यादा RBC स्टिमुलेट हो जाते हैं, ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं। ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट आपका ज्यादा कोलाजन प्रोडक्शन बनाता है, तो कोलाजन धीरे धीरे बनने लग जाता है। बट इसमें मल्टीपल सेटिंग्स लगते हैं, कम से कम 8 से 9 सेटिंग्स MNRF के लगते हैं, और 8 से 9 सेटिंग्स PRP ट्रीटमेंट की भी लगता है। PRP ट्रीटमेंट एक टाइप का ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम आपका ब्लड सैंपल निकालते हैं, और उसमें से हम ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इज दिस वेम्पायर फेशियल ऑल्सो? यस। तो वेम्पायर फेशियल का दूसरा नाम PRP ट्रीटमेंट ही होता है। वो भी अच्छा काम करता है। तो बट PRP MNRF के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे गए हैं फॉर एक्ने स्कार्स। ऑल्सो PRP के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है, एंटी एजिंग इफेक्ट भी आता है इसके साथ में। तो पेशेंट यंगर भी लगते हैं। इनफैक्ट काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर हम करते हैं जो एंटी एजिंग इफेक्ट जो चाहता है, तो उनके ऊपर भी हम MNRF ट्रीटमेंट भी करते हैं विद PRP। काफी अच्छा इफेक्ट आता है। सर क्या बच्चों को अपनी स्किन केयर कराने की जरूरत है जैसे एडल्ट्स अपने त्वचा को देखते हैं? बिल्कुल, बच्चों को भी काफी कॉमन कंडीशंस होती है। इसमें से सबसे कॉमन कंडीशन होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी कि एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है। और ऐसे बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होती है, क्रैक्स इजी से पड़ जाते हैं, एक्जिमा ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो सनस्क्रीन बच्चे भी लगा सकते हैं। आजकल स्पेशल टाइप की सनस्क्रीन अवेलेबल होते हैं जो SPF 15 टाइप के होते हैं, वो बच्चों में हम देते हैं। और पिगमेंटेशन खाली बस अडल्ट्स को नहीं होता है, पिगमेंटेशन बच्चों में भी देखा जाता है जो ज्यादा धूप में घूमते हैं बिना सनस्क्रीन के, तो उनमें भी काफी कॉमनली देखी जाती है पिगमेंटेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा थ्रू यू सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू।